वेलकम स्टूडेंट्स। आज जिस बुक का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एस.पी. खुल्लर सर की है, ट्रू एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स। अब इस बुक को राइटिंग करने के लिए मैं खुल्लर सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, चानी सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ और सौरभ भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब बुक के हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हैं पहले उनको देखेंगे। इसमें इंडेक्स दे रखा है जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत बढ़िया बात होती है, हर किताब में हमें इंडेक्स मिलता ही है, क्लैरिटी देता है। दूसरा, इसमें हर पेज पर एक साइड किताब का नाम लिखा हुआ है और एक साइड चैप्टर का नाम और उसका नंबर लिखा हुआ है। अगेन आपको चैप्टर पढ़ते दौरान उसकी क्लैरिटी रहती है कि आप किस बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। हाइलाइटेड पॉइंट्स में तीसरा पॉइंट मैं ऐड करूँगी कि इसमें ये बुक जो है वो पूरी तरीके से थ्योरी और बेसिक्स के ऊपर ही फोकस्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं डाले गए हैं, एक दो स्पेशल चैप्टर्स सर ने लिए हैं जिसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो अभी जब मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो उन एग्जाम्पल्स का जिक्र करूँगी। अब देखिए, हमेशा मैं जो भी बुक का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ उसके मैं नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अपने ब्लॉग पर अपलोड करके रखती हूँ, आप लोगों के लिए रेडी करके रखती हूँ। तो हर किताब मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि किताब का कोई भी रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है। तो जिस चैप्टर के मैं नोट्स आप लोगों के लिए रेडी करके ला पाती हूँ वो बना देती हूँ, नहीं तो फिर मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको बुक ही लेनी चाहिए, या फिर जो वाले चैप्टर्स आपको सिर्फ बुक में से ही पूरे पढ़ने के लिए मिलेंगे तो उसका रिप्लेसमेंट हम नोट्स के रूप में नहीं निकाल सकते, एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इस किताब के लिए भी मैं यही बात कहूँगी। अब देखिए, ये है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बेसिक्स की काफ़ी हद तक नॉलेज है, लेकिन उनको अब थोड़ा सा अपना अप लेवल जाना है, थोड़ा सा स्केल ऊपर लेकर जाना है अपनी पढ़ाई का। ये बुक मैं उन लोगों के लिए रेकमेंड करूँगी जो बिगनर लेवल से थोड़ा सा आगे जा चुके हैं। अब इस किताब के मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं। देखिए, मैं आपको ब्लैक एंड वाइट में बताऊंगी कि या तो आप इस बुक के लेवल से ऊपर जा चुके हैं, मतलब आप मीडियम लेवल पर पहुंच चुके हैं, और अगर आप बिगिनर लेवल पर अभी हैं और अपने आप को आप स्केल करना चाहते हैं तो आपको ये पूरी बुक खरीदनी पड़ेगी और सारी की सारी याद भी करनी पड़ेगी। कुछ एक चैप्टर्स इसमें से ऐसे हैं जो मैं अभी पढ़ाई के दौरान बताती जाऊंगी कि उन्हें हम एक बार रीडिंग करके छोड़ सकते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ऑलमोस्ट अब देखिए 18 चैप्टर्स हैं, 18 में से कम 9 चैप्टर्स ऐसे मैं बताऊंगी जो हमें पूरे के पूरे याद करने की ज़रूरत है। पूरी बुक को सर ने 18 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसमें सर ने हमें जितने भी हमारी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत एस्ट्रोनॉमी से होती है, तो उसके लिए जितने भी हमारे फंडामेंटल फैक्ट्स हैं सर ने सारे इसमें बता रखे हैं। तो एक बार रीडिंग करने से इस चैप्टर का काम चल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट, मतलब ग्रहों का धीमी गति से चाल। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है डिटेल, सर ने थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल से समझा रखा है कि कब ऐसा होता है कि हमारे ग्रह जो हैं वो धीमी गति के हो जाते हैं। स्पीड का एक कॉन्सेप्ट है रेट्रोग्रेशन, और एक छोटा सा सर ने पैराग्राफ दे रखा है कि कंबशन प्लैनेट्स का कब और कैसे होता है, कितनी डिग्रीज पर हर प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। रेट्रोग्रेशन और कंबशन दोनों ही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स सन की वजह से बनते हैं। ये इस बुक में बहुत ज़्यादा अच्छा इसका डिटेल नहीं दे रखी है। रेट्रोग्रेशन और कंबशन से रिलेटेड बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक नए बुक रिव्यूज़ लेकर के आने वाली हूँ। रेट्रोग्रेशन की तो एक बहुत खूबसूरत मैंने किताब पढ़ी थी, उसका बुक रिव्यू मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अब पढ़ाई हमारी स्टार्ट होती है एक्चुअली में 3rd चैप्टर से। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़ोडिएक एंड इट्स डिवीजन। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस। यहाँ पर हमें राशियों के बारे में सर ने डिटेल्स बताई हैं। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं राशियों के, उसके बाद उनके एलिमेंट्स होते हैं, मतलब राशियों के तत्व होते हैं, उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर
याद करने के लायक है। एक भी पॉइंट, एक भी लाइन इसमें से आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। पूरा राशियों को जज करने के राजसिक, तामसिक और सात्विक तरीकों के बारे में सर ने थोड़ा सा जिक्र किया है। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं हमारे राशियों के ट्रेट्स के बारे में। सो सबसे पहले हर राशि के जनरल सिग्निफिकेशंस, फिर उनके फिजिकल ट्रेट्स, मतलब राशियां की वजह से एक शरीर की संरचना कैसे बनती है, फिर उनके प्रोफेशन क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, डिजीज कैसी होती हैं, हर राशि की एजुकेशन क्या होती है, उनकी प्लेसेस क्या होते हैं, कंट्रीज कौन सी होती हैं, और उनकी कमोडिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, मतलब आर्टिकल्स कौन से होते हैं। ये सारी डिटेल्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगी। सो एक भी शब्द ऐसा नहीं है, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसे आप लोग याद ना करें। नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4, कास्टिंग दी राशि चार्ट। सो इसमें सर ने हमें ये सिखाया कि जन्म पत्री को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 2-3 तरीके होते हैं जिसकी कैलकुलेशन सर ने हमें सिखा रखी है। वॉर टाइम करेक्शन भी दे रखा है, समर टाइम करेक्शन भी हमें इसमें सिखा रखा है। सो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत बहुत सरल तरीका बताती हूँ। इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत मत कीजिएगा। या तो आप अपने टीचर्स के साथ बैठकर जन्म पत्री की गणना कैसे की जाती है, कैसे हम लोग अपने हाथ से जन्म पत्री को कैलकुलेट करके बनाते हैं, या तो वो टीचर्स के साथ सीख लीजिए। या फिर अगर टीचर्स के साथ नहीं आप लोग सीख पा रहे हैं, मान लीजिए सुविधा नहीं है, आपने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करना बहुत ईजी तरीका है। देखिए हम लोग 2020 में हैं, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर किसी को जन्म पत्री की गणना करनी या फिर इसका मैथमेटिक्स नहीं भी आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सॉफ्टवेयर में हमें लगभग 200 से 500 पेजेस तक कैलकुलेटेड मिलते हैं, जो कि हम मैनुअली कभी कर ही नहीं सकते हैं। अगर करेंगे भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने साथ स्ट्रगल मत कीजिए, ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टूडेंट्स हमारा हाउसेस एंड देयर सिग्निफिकेशंस, मतलब भाव और उनकी महत्ता। तो सर ने इसमें हमें भाव मध्य को कैलकुलेट करना भी सिखाया हुआ है, पूरा टेबल दे रखा है। और जितने भी हमारे जितने किस्म के हमारे भावों के डिविजन्स होते हैं वो हमें बता रखे हैं। फिर जैसे राशिज के होते हैं उसी तरह से भावों के भी तत्व होते हैं, और इनकी भी राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रवृत्ति होती है, वो सर ने हमें इसमें सिखा रखी है। उसके बाद हमारे भावों की महत्ता एक्चुअली में शुरू हो जाती है। सो सिग्निफिकेशंस ऑफ हाउसेस जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सर ने हमें सबसे पहले हर भाव से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं वो उन्होंने बताया है। हर भाव के प्रोफेशंस बताए हैं, एजुकेशन बताई है, इनकी डिजीज़ बताई है, मोड ऑफ डेथ बताया है, और मैरिज भी बताई है। कहने का मतलब कि अगर हम पहले भाव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से सारे फिजिकल ट्रेट्स देखते हैं। फिर प्रोफेशन अगर होते हैं तो यहाँ से साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, या फिर योगा टीचर्स हो सकते हैं, या फिर आर्ट ऑफ काउंसलिंग यहाँ से आ सकती है। अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ से हमारे ब्रेन फीवर आते हैं, वर्टिगोज आते हैं। मोड ऑफ डेथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हेड इंजरीज से डेथ किसी भी इंसान की हो सकती है। अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हाउस की इन्वॉल्वमेंट आने पर सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू मैरिज होती है। सो इसी तरह से सर ने 12 भागों को डिवाइड किया हुआ है, और उनकी डिटेल्स हमें शॉर्ट कैप्सूल्स में छोटी छोटी करके स्टूडेंट्स को दी है। तो स्टूडेंट्स 3rd चैप्टर आपको पूरा याद करना था, 5th चैप्टर भी आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया चैप्टर आया है, चैप्टर नंबर 6, नक्षत्रास की डिटेल्स हमने इसमें दे रखी है। सो इसमें हमें एरियाज ऑफ ज़ोडिएक, साइन रूलर, नक्षत्रास के चारों पदों की डिटेल्स हमें दे रखी है। टेबल बना रखी है सर ने, और बहुत इजी फॉर्म में समझाया हुआ है। नक्षत्रास के सिग्निफिकेशंस हमें बताए हुए हैं, फिर इनके
इनके जेंडर क्या होते हैं, इनके डायरेक्शंस क्या होते हैं, वो भी हमें टेबल के थ्रू सर ने बताया हुआ है। इसी चैप्टर में एक और टेबल आता है जिसमें हमने नक्षत्रास और उनके सिग्निफिकेशंस के बारे में हम सीख रहे हैं। पूरा चैप्टर ये भी आपको याद करना पड़ेगा, छठा चैप्टर। आगे जब हम चलते हैं इसी चैप्टर में तो सर ने नक्षत्रास के प्रोफेशंस के बारे में बता रखा है, पूरा टेबल है, अलग से है। इसके बाद सर ने हमें एजुकेशंस बता रखी हैं। तो अब देखिए, आप देख रहे हैं हमने शुरुआत की थी राशि से, उसके बाद हमने बात की भावों की, उसके बाद हम पहुंचे नक्षत्रास पर। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्लैनेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अब टेबुलर फॉर्म में सारी किताब के होने का फ़ायदा यही है कि जब आप किसी के प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन चारों में से कॉमन प्रोफेशन निकालेंगे और तब किसी भी नेटिव को बताएंगे कि उनके लिए या तो ये प्रोफेशन बहुत बेस्ट है, या फिर अगर आपको अपनी तरफ से जजमेंट करनी है कि अब इनका कौन सा प्रोफेशन होगा, सो दशा बेस्ड उनका प्रोफेशन आप बड़ी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। टेबल्स का फ़ायदा ही यही है कि हमें बिल्कुल सॉर्टेड पढ़ाई मिलती है। आगे चल के हमें सर ने नक्षत्रास के बॉडी पार्ट्स बता रखे हैं और डिजीज़ बता रखी हैं। चैप्टर नंबर 7 में सर ने हमें प्लैनेट्स के बारे में जानकारी दे रखी है, प्लैनेट्स की सारी डिटेल्स हमें बता रखी हैं। सो इसमें भी सर ने अगेन छोटे छोटे स्लैब्स बनाए हैं। इसमें भी सर ने अगेन छोटे छोटे स्लैब्स बना रखे हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है। लेट्स से अगर हम मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं तो मरकरी जो है वो सूर्य से 28 डिग्री 29 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इसी तरह से अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र की इतनी क्षमता नहीं है कि वो सूर्य से 48 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाएं। इस तरह की डिटेल्स हमें एस्ट्रोनॉमिकल डेटा में सर ने दे रखी है। नेक्स्ट टॉपिक सर ने इसमें कवर किया है एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशंस। उसमें अगर हम वीनस की ही बात कर रहे हैं तो वीनस फेमिनाइन प्लैनेट है, राजसिक प्लैनेट है, वॉटरी है, साउथ ईस्ट इनका डायरेक्शन है। इस तरह की डिटेल्स सर ने डाली हुई हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिया है, अगेन सर ने इसमें डिजीज़ लिया है, एजुकेशन लिया है, मेटल्स हो गए, जेम स्टोन्स हो गए, कलर हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, टेस्ट हो गए, प्लैनेट्स की रूलरशिप के बारे में बताया है सर ने, कारक सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं वो बताया है, और इनके प्रोफेशंस के बारे में हमें बताया है। अब बीच में सर ने चैप्टर नंबर 8 दिया है, छोटा सा चैप्टर है, आस्पेक्ट्स के बारे में सर ने उसमें बात की है। इन सिंपल टर्म्स आस्पेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, सारे प्लैनेट्स के हमें मालूम है। और सर ने इसमें जो ऐड किया है वो ये किया है कि बेनिफिक प्लैनेट्स के बेनिफिक आस्पेक्ट्स होते हैं और मेलेफिक प्लैनेट्स के मेलेफिक आस्पेक्ट्स होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। आप चाहें तो एक बार रीडिंग लगा के छोड़ भी सकते हैं चैप्टर नंबर 8 को। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो ये चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 7 के साथ साथ ही होना चाहिए था। इसमें हम बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं। अब प्लैनेट्स की डिग्निटी कैसे मेंटेन होती है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स जो हैं वो सारे ग्रह अपनी राशियों की वजह से उनको पहचान मिलती है। हर प्लैनेट किस राशि में उन्हें बैठने का मौका मिला है, इसकी वजह से वो उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, शत्रु के घर में जाते हैं तो कमज़ोर महसूस करते हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हुए होते हैं तो वो सबल महसूस करते हैं। इसी तरह से सारे प्लैनेट्स की हम डिग्निटी को चेक करते हैं। तो इस चैप्टर में सर ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें 7 पॉइंट्स में ये समझाया हुआ है कि प्लैनेट्स की डिग्निटी को हमें कैसे जज करना होता है। सबसे पहले एसेंशियल एंड एक्सीडेंटल डिग्निटी ऑफ प्लैनेट्स, फिर प्लैनेट्स डिस्पोजिशन, उसके बाद सर ने हमें षटबल में कैसे हम स्ट्रेंथ देखते हैं ग्रहों की, षटबल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर प्लैनेट्स बाय द वे ऑफ कंजंक्शन एंड आस्पेक्ट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा पीएससी के थ्रू किसी भी प्लैनेट की जजमेंट कर रहे होते हैं। पीएससी का मतलब है प्लेसमेंट, आस्पेक्ट और कंजंक्शन। इसी के बेसिस पर हमें हर ग्रह को चेक करना होता है। तो सर ने बहुत शॉर्ट नोट में ही समझाया हुआ है, लेकिन हाँ क्लैरिटी से समझाया हुआ है। पूरा चैप्टर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सर ने इसमें पॉइंट डाला है
द पोजीशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स डिस्पोजिटर, मतलब प्लैनेट किस राशि के घर में उन्हें बैठने का मौका मिला है, तो वो राशिनाथ का अपना क्या स्टेटस है, ये बात भी ग्रह की डिग्निटी में ही इन्वॉल्व होता है। अब 6 पॉइंट सर ने इसमें कवर किया है, नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, और फिर उनका षडवर्ग स्ट्रेंथ क्या है, मतलब 6 वर्गों में उनकी क्या महत्ता है, उनका कितना बल है, उसके बेसिस पर ही किसी भी नेटिव को इनके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। अब देखिए सर ने यहीं पर बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को ये भी समझाया है कि एक प्लैनेट किसी भाव में बैठकर किसी एक चीज़ में वृद्धि कर देते हैं, किसी दूसरी चीज़ में कमी लाते हैं, तो वो किस बेसिस पर हो रहा होता है। तो आप देखिए हर भाव के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक लिविंग एलिमेंट होता है, एक मटेरियल एलिमेंट होता है। जितने बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो लिविंग एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और जितने मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो सारे मटेरियल एलिमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो भी सर ने इसमें अच्छी तरीके से हमें समझाया हुआ है। इम्पॉर्टेंट रूल्स करके एक पूरा उन्होंने पॉइंटर्स हमें दिए हैं, इसमें 7 पॉइंट्स डाले हुए हैं। सो उनके नोट्स बना के ज़रूर बीच में से याद कीजिएगा। अब मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट पेजेस की एक लिस्ट ज़रूर दे दूँगी, जिससे आपको ये बुक खरीदने के बाद इसका अच्छी तरीके से वर्थ निकालने का मौका मिल सके। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 है हमारा विंशोत्तरी दशा से रिलेटेड। इसमें सर ने हमें विंशोत्तरी दशा की पूरी कैलकुलेशन बताई हुई है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। विंशोत्तरी दशा की कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी तरह से पहले आती है तो बड़ी अच्छी बात है, आप इसमें से रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं भी आती है तो भी इसमें से सीख लेना बड़ा आसान है कि दशा की कैलकुलेशन होती कैसे है, भुक्त और भोग्य दशा क्या होती है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। अच्छा, 11 नंबर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एनालाइजिंग हॉरोस्कोप। इसमें सर ने फ्लो चार्ट के ज़रिए हमें बताया हुआ है कि एक के बाद एक क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जब भी हम प्रेडिक्शंस के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखिए इनिशियल चैप्टर्स में सर ने हमें जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, और अब इन कमिंग चैप्टर्स में मतलब 10 चैप्टर ऑनवर्ड्स हमें किस तरह से उस सारे स्मॉल कैप्सूल्स को लेकर के अपना ग्रुपिंग करनी है, क्लस्टर बनाना है, और उसके बाद उसमें से बढ़िया प्रेडिक्शंस को बाहर निकालना है। ये भी सर ने इसमें सिखाया हुआ है। इसीलिए मैंने ये बात शुरू में ही बोली थी कि या तो इस बुक को आपको पूरा का पूरा ही खरीदना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, या फिर आपको इस पूरी की पूरी किताब की ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप मीडियम लेवल पर हैं या फिर हायर लेवल्स पर हैं तो आपको इतना ज़्यादा इस किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 11 में सर ने हमें टाइमिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट कैसे निकालते हैं वो भी बताया हुआ है। मतलब सबसे पहले हमें प्रॉमिस देखना होता है, फिर दशा का पीरियड चेक करना होता है, उसके बाद हमें उसके ऊपर ट्रांजिट अप्लाई करना होता है। ट्रांजिट में हमारे ऑस्पिशियस प्लेसेस हो गए, और किस तरह से हमारे वेद हो गए, प्लैनेट्स के ऊपर लगने वाले वेद हो गए, वो भी सर ने पूरा शॉर्ट नोट में हमें इसमें पूरे चैप्टर में समझा रखा है। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। मैंने अपने इसी समय जो मेरा बैच अभी स्टार्ट हुआ है 9 जनवरी 2021 को, 9 जनवरी 2021 को जो मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, उनको भी मैंने ये वाला चैप्टर करवाया है। असेंडेंट्स का चैप्टर है। सो ये सर ने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप देखिए ज्योतिष की शुरुआत, क्योंकि हम लोग उत्तर भारतीय ज्योतिषी हैं, तो हमारी सांसों की धुरी लगन पत्री के ऊपर ही चलती है। हमारे लिए सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली हमेशा ही सेकेंडरी होती हैं। सो सर ने ये एनालाइजिंग द असेंडेंट वाला चैप्टर 12 नंबर चैप्टर है, और इसमें हमें लग्न और लग्न लॉर्ड को कैसे जज करना होता है वो पूरी तरीके से बताया हुआ है। किस किस राशि की लग्नें बनती हैं, तो नेटिव्स किस तरीके के होते हैं, उनके ट्रेट्स कैसे होते हैं, वो लोग देखने में कैसे होते हैं, बातचीत कैसे होती है, उनके सोचने का तरीका कैसे होता है, उनका जीवन पूरा कैसा डिटरमाइन होता है। फिर आप लोग भी नोट्स ले सकते हैं जब मैं पढ़ा रही हूँ तो
लगन लॉर्ड जिस किसी भाव में जाके बैठते हैं उस भाव के सारे सिग्निफिकेशंस किसी भी जातक के अंदर पूरी तरीके से मतलब खून में रगों में खून मन के दौड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सर ने इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं कि अगर लगन में आकर के कहीं और भावों के मालिक बैठ रहे हैं तो ऐसे जातक किस किस्म के होते हैं, फिर लगन लॉर्ड खुद किस भाव में जाकर बैठ रहे हैं तब वो किस किस्म के जातक हो सकते हैं। अब लगन लॉर्ड कौन से प्लैनेट बन रहे हैं, किस नक्षत्र से प्रभावित है, वो भी सब कुछ सर ने इस वाले चैप्टर में बताया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कुल्लर सर ने पूरा एक एक चैप्टर, इतना लंबा चौड़ा चैप्टर सिर्फ इसी चीज़ के लिए डेडिकेट किया है कि हमको लगन अच्छी तरीके से समझ में आना ज़रूरी है, असेंडेंट की इम्पोर्टेंस, उनकी जजमेंट कैसे की जाती है। आप देखिए अगर मंगल के जातक हैं और उनको अगर प्रोफेशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको उस समस्या को बड़ी अच्छी तरीके से फेस करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वेरज अगर मरकरी के कोई हमारे जातक हैं और उनको प्रोफेशन में कोई समस्या आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रोफेशन की समस्या को अपने जूझ सके बड़ी अच्छी तरीके से। तो इसके आपको लगन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इनिशियल चैप्टर्स में हमने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, कमिंग चैप्टर्स में आई मीन बुक के सेकंड हाफ में सर ने उनको एप्लीकेशन भी बड़ी अच्छी तरीके से सिखाई हुई है। चैप्टर नंबर 13 में वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट 6th हाउस, सो एनालाइजिंग 6th हाउस एंड डिजीजेस, छठा भाव जो कि हमारा 3 डेज का भाव कहलाता है, उसके बारे में सर ने पूरी डिटेल्स दे रखी हैं। बीमारियों को कैसे चेक किया जाता है, हमारे राशियों के तत्व के बेसिस पे उनको चेक किया जाता है, शरीर की प्रकृति के बेसिस पर उनको चेक किया जाता है, ये सारी डिटेल्स सर ने इस वाले चैप्टर में दे रखी हैं। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी डिटेल्स सर ने इसमें दी हैं। फिर हमें लगभग पूरी बुक में कहीं पर भी मतलब ये मुझे शुरुआत में मुझे ये कमी महसूस हुई थी कि हमें एग्जाम्पल चार्ट्स नहीं दे रखे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कुल्लर सर ने इसमें एग्जाम्पल चार्ट्स डलवाए हैं। सो अब ये वाला जो 13 नंबर चैप्टर है डिजीज़ का, इसमें सर ने लगभग 6 से 7 डिजीज़ के एग्जाम्पल चार्ट्स डलवाए हैं। सो उन सबको अपने बड़े बड़े वाइट बोर्ड्स पर बना करके अच्छी तरीके से चेक कीजिए, और इन बीमारियों को कैसे चेक किया जाता है वो भी सारा आपको, कई सारे इसमें से शॉर्ट नोट्स आपके निकलेंगे, रेडी होंगे और वो आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 में सर ने 7वें भाव से रिलेटेड डिटेल्स हमें बताई हैं। मैरिजेस के प्रोमिसेस कैसे देखे जाते हैं, मैरिज के प्रॉमिस कैसे आता है, डिनाइल कैसे आता है, उसके बाद टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कब मैरिज हो रही है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो। 15 चैप्टर में हम बात कर रहे हैं 5th हाउस से रिलेटेड। सो सर ने हमें प्रोजेनी के प्रोमिसेस और डिनाइल्स इसमें बताए हैं। स्टेप्स कैसे हम बेबीज़ के जेंडर्स हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अगर किसी की कोई दोष है या फिर ट्विन बेबीज़ आने वाले हैं या फिर प्रोजेनी में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें इस चैप्टर में सर ने बताया है। लव अफेयर्स की डिटेल्स दी हैं और स्पेकुलेटिव गेन्स और लॉसेस के बारे में सर ने हमें अच्छे से डिटेल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल चार्ट्स केवल 3 ही दे रखे हैं, थोड़े ज़्यादा होते तो अच्छा लगता, थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आता। अब देखिए पिछले हर चैप्टर में जो हमने इनिशियल चैप्टर्स पढ़े थे उसमें सर ने नक्षत्र, साइन, हाउसेस और प्लैनेट्स सभी से रिलेटेड एजुकेशन के बारे में हमें सिखाया था, थोड़ा थोड़ा बताया था। तो अब 16 चैप्टर पूरी तरीके से डेडिकेटेड है एनालाइजिंग हॉरोस्कोप फॉर एजुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, पहली बात कि किसी भी नेटिव को कैसी एजुकेशन मिली होगी या फिर उनको कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी सक्सेस रेट हाई करने के लिए। सो हालांकि ये हमारे दशा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसमें सर ने हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं कि किस ग्रह के कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, किस भावों के कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर अगेन इस चैप्टर में भी सर ने हमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे हमें कैलकुलेशंस करने होते हैं कि एजुकेशन कौन सी अच्छी होगी, कौन सी होनी चाहिए,
इस जातक के लिए कौन सी एजुकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी, जो उनकी लाइफ को सक्सेस ग्रोथ देगी, जो उनकी लाइफ को ग्रोथ पाथ पर लेकर के जाएगी। अब जो शॉर्ट कैप्सूल्स में हमने पिछले चैप्टर्स में हर नक्षत्र, राशि, ग्रह और भाव, उनसे रिलेटेड प्रोफेशन सीखे थे। सो चैप्टर नंबर 17 में आके वो सम अप हो रहे हैं और अगेन सर ने हमें स्टेप्स बताए हुए हैं। दशा के बेस्ड, दशा पर बेस्ड इस समय जातक कौन सा प्रोफेशन अपना रखा होगा उन्होंने, और अपने ग्रोथ को, अपने सक्सेस को हाई रेट्स देने के लिए उन्हें कौन से प्रोफेशन को अपनाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इस बात को रियल लाइफ से रिलेट करके समझिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। ज़रूरी नहीं है कि चार्ट पर ही बेस्ड हर कोई अपना प्रोफेशन अपना के रखता हो या फिर दशा पर ही बेस्ड अपना के रखता हो। अगर दशा के अगेंस्ट हम चलते हैं तो हमें उसे रिपरकशंस हमें भुगतने पड़ते हैं, ये बात तो एक तय है। अगर हम दशा के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने जीवन को जीने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो वो हमें कैलकुलेशन से ही पता चलता है कि अब इस जातक के जीवन में क्या चल रहा है, और फिर हमारे जैसे प्रोफेशनल्स ही उन्हें ये बता पाते हैं कि देखिए ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो वो हम इस बुक पर बेस्ड ये सारी कैलकुलेशंस करके दे सकते हैं। अब इसमें भी सर ने हमें 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोफेशंस के बारे में हमें डिटेल्स इसमें मिलती हैं। नाउ वी हैव रीच्ड टू लास्ट चैप्टर, 18 चैप्टर, जिसमें सर ने हमें नवांश की कैलकुलेशन बताई है। बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। इनफैक्ट 3-4 तरीके से हम लोग नवांश को कैलकुलेट करते हैं। तो सर ने इसमें हमें नक्षत्र कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, फिर उन पर बेस्ड हमें कैसे नवांश का कॉन्सेप्ट समझना होता है, नवांश चार्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, नवांश का रोल किसी भी जातक के जीवन में क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जब हम नवांश की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स का पूछा हुआ एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी देना चाहूँगी। सो स्टूडेंट्स का पूछा हुआ एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि नवांश को आखिर हम चेक कैसे करते हैं। सो ये वाला पोर्शन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो वीडियो का शुरुआत देख के और उसको आगे अगर बुक में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो उन्हें पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती है। सो उन लोगों के लिए भी मैं ये वाला पोर्शन वीडियो के स्टार्टिंग में डालूंगी। अब देखिए, नवांश को हमें 2 तरीक़ों से चेक करना होता है। पहला, नवांश लगन पत्री की परछाई होती है। सो जो भी हमारे प्रोमिसेस और डिनायल्स D1 में से आ रहे होते हैं, लगन पत्री में से आ रहे होते हैं, उन्हीं को हम D9 में से उनकी एक्चुअल रियलिटी को हम जजमेंट कर रहे होते हैं। सो किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे चेक की जाती है, वो D9 के बेसिस पर ही होता है। तो जैसे ही किसी बच्चे की पैदाइश होती है, उनके ग्रहों की क्षमता को हमें डिटरमाइन करने के लिए नवांश की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है नवांश को देखने का कि जब किसी जातक के जीवन में कोई मेजर परिवर्तन आता है, कोई भी मेजर बदलाव आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो वो शादी हो सकती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा शॉकिंग इवेंट हो सकता है जिसके बाद आपको ये महसूस होता हो कि अब मेरा जीवन बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो उस समय, या फिर हम एवरेज एज लेकर के चलते हैं 30 या 35 साल की उम्र के आसपास, नवांश पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। और ये बात मैं पूरी पक्की तरीके से बताऊंगी कि 35 साल से ऊपर के जातकों के लिए हमेशा नवांश को एक प्राइमरी चार्ट की तरह देखिए, उसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 35 साल के जातकों से ऊपर वाले जातकों के लिए नवांश बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट बन जाता है। तो D1 की ही तरह हमें D9 को भी चेक करना होता है। आई होप मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे पाई होंगी कि नवांश के देखने के 2 तरीके क्या होते हैं। फिर तीसरा भी हम इसको इम्पोर्टेंट लेकर के चलते हैं, जो कि दूसरे का ही एक हिस्सा है। तीसरा पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट का ही एक हिस्सा है, उसका एक एक्सटेंशन है, कि हम नवांश को स्पाउस का चार्ट कहते हैं। तो वो स्पाउस जो है वो यूजुअली हमारी आधी ज़िंदगी के बाद ही आते हैं, और चाहे स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक हो, शादी के बाद दोनों का ही जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तन से गुजरता है, दोनों की ही पर्सनालिटीज़ बदल जाती हैं। सो उस समय भी नवांश पूरी तरीके से
एक्टिव हो जाता है। अच्छा, अब इस बुक को खरीदने के साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आर्च कृष्णा ब्लॉगर पर जाकर आपके लिए जो भी नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं वो भी देखिए, उनको नोट डाउन कीजिए और समझिए, याद कीजिए, अपने हाथ से अपने नोट्स के रजिस्टर में उतारिए। और एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपके लिए है कि 9 जनवरी वाला बैच तो अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें तो मैं और कोई एडमिशन्स ले नहीं रही हूँ। अब जो नेक्स्ट बैच बेसिक का लॉन्च होने वाला है वो 1 जुलाई को लॉन्च होगा। तो स्वागत है आपका, हमारे साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये बुक खरीदें तो ज़रूर वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो किसी और बुक का रिव्यू भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, जो आप चाहें कि मैं पूरा आपके साथ शेयर करूं कि ये किताब की क्या वर्थ है, हमें ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी रहेगी। सो वो भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मेरे पास ये वाली जो बुक है ये काफ़ी सालों पहले की है और इसकी कीमत लगभग 300 रुपये है। सो मेरे विचार से अभी भी आप लोगों को ये 300 रुपये के आसपास की ही मिलेगी। अच्छा, पिछले वीडियो में इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लानिटरी ट्रांजिट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने सभी स्टूडेंट्स को ये बात बताई थी कि आप चाहें तो अपनी किताबें हमारे पास से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन पिछले मैं कई सारे ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे वेंडर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहूँगी। और इनफैक्ट ने यही सोचा है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं किसी भी किताब का ऑर्डर नहीं लूँगी। सो बेटर है हम लोग सब अमेज़ॉन पर जाएं और फटाफट से बुक ऑर्डर करें, तो हमारे पास दूसरे या तीसरे दिन ही बुक्स आ जाती हैं। अदरवाइज़ मैं तो आपके लिए अवेलेबल हुई। अगर आप लोगों को कहीं नहीं किताब मिलती है तो आप ऑफ कोर्स मुझे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने मेल एड्रेस भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। सो मैं तो हमेशा ही स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ, चाहे किसी भी किस्म से मदद करनी हो। पढ़ाना है, चाहे नोट्स बना के देने हैं, चाहे किताबों के रिव्यूज़ देने हैं, चाहे उन्हें किताबें अरेंज करके देनी है। सो पढ़िए, बड़ी अच्छी मेहनत कीजिए और तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच।